एज यू गाइज ऑल नो, आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। वो इंसान मेरी इंस्पिरेशन रहा है और फ्रांस के लिए तो वो एक हीरो ही था। तो बेसिकली नेपोलियन बोनापार्ट को समझने के लिए हमको पहले दो चीज़ें समझना ज़रूरी है कि जिस टाइम वो किंग नहीं था उस टाइम फ्रांस किन कंडीशंस में था और डायरेक्टर्स का क्या सीन था इस पूरे सिनेरियो में। एक्चुअली मैं वीडियो बना के रहा हूँ, उसके पीछे भी एक कोर्स ऑफ इवेंट ही है। मैं अपनी एकेडमिक जर्नी में थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था एंड माय कोच टोल्ड मी टू गो बैक टू द हिस्ट्री। उन्होंने बोला कि जब भी आप लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जस्ट क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर सेल्फ, एंड व्हेन यू ओपन योर आइज गो बैक टू द हिस्ट्री। तो मैं वैसे ही हिस्ट्री के पन्ने पलट रहा था एंड उसी के बीच में आई फाउंड द हीरो ऑफ फ्रांस एंड व्हेन आई read about him, I got inspired. When I focus on the journey of Napoleon, the journey inspired me a lot. How a common military personnel become the king of France. वो भी जब जब फ्रांस एक रिपब्लिकन कंसिडर कर दी गई थी। जस्ट इमेजिन कि आज हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इंडिया में, टुमारो सडनली कोई आए और बोले आज से हिंदुस्तान का राजा मैं हूं। हर चीज जो अब तक थी वो इरेज हो गई। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई जुडिशरी नहीं है, सब कुछ खत्म। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन। और यही सेम चीज हुई फ्रांस के साथ। और वो पूरी चीज पढ़ते हुए द इंस्पिरेशन लेवल मेरा जो यहां था वो स्काई रॉकेट हो गया था। नेपोलियन वॉज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड हेंस केम द मोटिवेशन कि मैं ये वीडियो बनाऊं। तो बेसिकली में क्या सीन था, मोनार्की थी। मोनार्की का मतलब एक किंग सबके ऊपर रूल करता है। उस टाइम जो किंग था फ्रांस का वो था लुई 16। और लुई 16 एक बहुत ही वीक और टिमिड रूलर था। राज हमेशा ताकत से होता है। लुई 16 को ये बात नहीं पता थी। वो बहुत ज्यादा अपनी वाइफ के कंट्रोल में था और उसकी वाइफ एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। और उसकी वाइफ की भी गलती नहीं है बिकॉज उसकी वाइफ ने कभी गरीबी देखी ही नहीं थी। तो देयर वाज अ वेरी फनी इंसिडेंट कि जब बहुत सारे गरीब लोग गए लुई 16 के कोर्ट में, वो कोर्ट में नहीं था लेकिन उसकी वाइफ थी। हर नेम वाज मैरी। एंड जब उन्होंने बोला कि हमारे पास एक हफ्ते से खाने के लिए ब्रेड तक नहीं है, आप बाहर देखो फ्रांस की क्या हालत है। You can't even imagine what she said. She said, if you don't have bread, then eat cake, no? तो आप उससे उस बंदी का माइंडसेट पता लगा सकते हो कि उसको गरीबी क्या होती है पता ही नहीं था। वो ये तक डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि वो लोग कह रहे हैं कि ब्रेड नहीं है इसका मतलब कुछ भी नहीं है। उसको लगा ये चॉइस है कि ब्रेड नहीं है तो केक खा सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में था फ्रांस। और जैसे मैंने अभी बताया कि गरीबी पीक पे थी और बिकॉज लुई 16 एक वीक रूलर था, इकोनॉमिक कंडीशन, जो मोनार्क फैमिली थी, जो रॉयल्स थे, उनकी तो देवर लाइक अंबानीज एंड टाटाज, लेकिन बाकी लोग देवर लाइक स्लम्स इन धारावी। इतनी बुरी हालत थी। और जब इकोनॉमिकली, मिलिटरीली एंड मैनी अदर फैक्टर्स, जब ये सब लोगों की, जनता के अगेंस्ट आ जाते हैं ना, तो जनता रिवोल्ट करती है। जैसे इंडिया में हुआ था ब्रिटिश रूल के टाइम, हमने रिवोल्ट किया और इवेंचुअली फ्रांस में दो ग्रुप्स बने। एक का नाम था जिरोंडिन्स और दूसरे थे जैकोबिन्स। जिरोंडिन्स वही थे जैसे इंडिया में नरम दल गरम दल था, ऐसे ही जिरोंडिन्स जैकोबिन्स थे। जिरोंडिन्स वो थे जो नॉन वायलेंस में बिलीव रखते थे लेकिन फ्रांस को मोनार्की से हटा के एक रिपब्लिक बनाना चाहते थे। सेम वाइज जैकोबिन्स का भी गोल सेम ही था, उनको भी फ्रांस को एक रिपब्लिक ही बनाना था। लेकिन फ्रांस को रिपब्लिक बनाने के लिए जैकोबिन्स वायलेंस मेजर्स का भी यूज कर सकते थे। ये डिफरेंस था दोनों में।
और ऐसे ही विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैकोबिन्स ने ये सोचा कि अगर हम वायलेंस कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम फ्रांस को ही कंट्रोल कर लें। और ऐसे करते करते पूरे फ्रांस में, पूरे के पूरे फ्रांस में जैकोबिन्स ने दंगे करवा दिए और खुद किए भी। तो अब अगर फ्रांस की हालत देखो तो ये है कि जैकोबिन्स ने ना सबकी नाक में दम कर रखा है, इतनी बुरी हालत है। और ये चीज रिजल्ट करती है कि जैकोबिन्स ने लुई 16 को ही मार दिया। और लुई 16 के मरने के बाद राइट्स का लेवल जो अगर 1 से 100 के स्केल पे 25 पे था ना, वो 78 पे पहुंच गया। इट्स स्काई रॉकेटेड एक दिन के अंदर। यहां लुई 16 की एग्जीक्यूशन हुई और यहां राइट्स ऐसे फैले हैं जैसे जंगल में आग। और मेरे कोच एक और बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि इट्स अ शायरी और कोट बेसिकली, कि जब आपका घर कमजोर होगा तो आपका पड़ोसी आके आपका घर लूटेगा। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि जब आप वीक होगे ना, आपके आसपास के लोगों की नजरें होंगी आपके ऊपर कि वो आपकी वीकनेस को कैसे और बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही फ्रांस के साथ भी हुआ। ब्रिटेन, इटली और काफी सारी जगहें, इन सब की नजर फ्रांस पे आ गई क्योंकि फ्रांस का किंग एग्जीक्यूट हो चुका था और फ्रांस की हालत बहुत खराब थी। और जैकोबिन्स के एक ग्रुप ने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स को ही इनवाइट कर लिया फ्रांस के अंदर। फ्रांस के सदर्न पार्ट में एक जगह है टूलोन नाम की, वहां पे फ्रांस की नेवी का बेस था। उन गधों ने ब्रिटेन से ही हाथ मिला के अपने ही देश को इन्वेड करवाने की ट्रीटी साइन कर ली। कैन यू इमेजिन हाउ मच वो लोग हेट करते थे अपनी खुद की कंट्री से, क्योंकि उनको कभी उस कंट्री से वो प्यार मिला ही नहीं जो मिलना चाहिए था। तो जो लीडर्स था जैकोबिन्स का, मैक्स रॉबेस्पियर, उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि हम जो कर रहे हैं उससे दो रिजल्ट आ रहे हैं। फ्रांस एक तो इंटरनल थ्रेट में है ही क्योंकि हर जगह दंगे चल रहे हैं। दूसरा, अब फ्रांस में एक्सटर्नल थ्रेट्स भी आ रहे हैं, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, पोर्चुगीज। तो वो बंदा, उसकी हवाइयां उड़ गई थी। एंड देन उसको एक बंदे के बारे में पता चला, द हीरो ऑफ फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट। एंड नेपोलियन एक मिलिट्री पर्सनल था और जिस वजह से नेपोलियन फेमस था दैट वाज हिज मिलिट्री टैक्टिक्स। बेसिकली अगर मैं ज्यादा प्रिसाइजली बोलूं, आर्टिलरी वॉरफेयर में नेपोलियन की कमांड वाज बेस्ट। नेपोलियन को कोई नहीं हरा सकता था इन टर्म्स ऑफ आर्टिलरी वॉरफेयर। मैक्स रॉबेस्पियर को नेपोलियन के बारे में पता चला और मैक्स रॉबेस्पियर ने नेपोलियन बोनापार्ट को 1769 में कोर्सिका से बुलाया। एंड इन दोनों के बीच में एक डील हुई कि नेपोलियन को और ज्यादा पावर और ज्यादा लग्जरी दी जाएगी, लेकिन बदले में नेपोलियन को ब्रिटिशर्स को भगाना है। ब्रिटिशर्स ने जो टूलॉन पे कब्जा कर रखा है, टूलॉन के थ्रोन से ब्रिटिशर्स को भगाना है। जब नेपोलियन को यह टास्क दिया गया, नेपोलियन ने अपनी पूरी आर्टिलरी रेडी करके टूलॉन को इन्वेड करने चला गया एंड ही किक ब्रिटिशर्स आउट ऑफ द थ्रोन। और ये होने की वजह से पहली बार एक पॉजिटिव इन्वेजन फ्रांस में हुई, कम से कम 200 सालों में। 2 सेंचुरीज के बाद एक पॉजिटिव इन्वेजन ने लोगों के ना अंदर बहुत ज्यादा होप पैदा कर दी और नेपोलियन बोनापार्ट को लोग हीरो की तरह देखने लग गए कि ये कोई भगवान का बंदा, ये एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आया है और हमको हमारी जगह वापस देके चला गया। एंड जब ये ब्रिटिशर्स ने टूलॉन पे कब्जा किया था तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फेज चल रहा था फ्रांस का, जिसको हिस्टोरियंस रेन ऑफ टेरर कहते हैं। इस रेन ऑफ टेरर के बीच में जैकोबिन्स ने दंगे कर करके जो लोग थे फ्रांस के, उन लोगों को पागलों की तरह फॉर नो रीजन एग्जीक्यूट किया था। ये जो रेन ऑफ टेरर का पीरियड है, ये 1793 से लेके
जुलाई 1794 तक चला था। और इन महीनों में जो जैकोबिन्स थे उन्होंने 30 से 40 हजार लोगों को एग्जीक्यूट किया था। कैन यू इमेजिन कितनी बुरी हालात होगी उस टाइम। उन 30-40 हजार लोगों में एक और नाम शामिल था जो था लुई 16 की वाइफ मैरी, और काफी सारे पावरफुल लोग जो कि लुई 16 की रॉयल फैमिली का एक पार्ट थे। जैकोबिन्स ने सबको एग्जीक्यूट कर दिया था। तो इस रेन ऑफ टेरर ने मेन टेरर बनाया था जैकोबिन्स के लीडर के अंदर कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्रांस में सिर्फ हम ही बचेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे को मारेंगे। और हो सकता है इससे पहले, क्योंकि सबकी नजर फ्रांस पे है, तो फ्रांस को कोई और ही कॉलोनाइज कर ले। दैट्स वाई नेपोलियन को बुलाया गया था एंड नेपोलियन इमर्जेस विक्टोरियस। और जब नेपोलियन ने टूलोन वापस जीता उसके बाद लोगों ने ये देखा कि यार ये जो जैकोबिन्स का लीडर है यही साला सारी फसाद की जड़ है। रॉबेस्पियर को एग्जीक्यूट कर दिया गया और रॉबेस्पियर के एग्जीक्यूशन के बाद एक पीसफुल तरीके से फ्रांस को रिपब्लिक बनाने का प्रोसेस चला, जिसमें अब उनका मेन गोल था कि सबसे पहले तो सब कुछ जाए भाड़ में, पहले फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। और जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें उन लोगों ने सिंपल कुछ चीजें की जो मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। डायरेक्टर्स के बारे में 2 हाउसेज अपॉइंट हुए, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस में 250 मेंबर थे, 250 मेंबर्स, एंड लोअर हाउस में 500 मेंबर्स थे। लोअर हाउस 500 लोगों में से 10 लोगों को सिलेक्ट करता था और उन 10 लोगों की लिस्ट अपर हाउस को भेजता था। अपर हाउस उन 10 लोगों में से 5 लोगों को सिलेक्ट करता था और ये 5 लोग एग्जीक्यूटिव बोले जाते थे। और इन एग्जीक्यूटिव्स को एग्जीक्यूटर्स भी बोला जाने लग गया। और लेटर विद अ लिटिल कोर्स ऑफ इवेंट्स इन्हीं 5 लोगों को डायरेक्टर्स का नाम दे दिया गया एंड देन दे बिकेम डायरेक्टर्स ऑफ फ्रांस। और ये जो पूरा सिस्टम था, लोअर हाउस, अपर हाउस, डायरेक्टर्स, इन सबको नेशनल कन्वेंशन का नाम दिया गया। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा को पार्लियामेंट बोला जाता है, वैसे ही उनको नेशनल कन्वेंशन बोला जाता था। तो जैसे ही नेशनल कन्वेंशन थोड़ी पावरफुल होने लग गई तो जो बचे हुए जैकोबिन्स थे और थोड़े बहुत ग्रुप्स थे जो चाहते थे कि किंग का रूल ही कंटिन्यू हो, उन लोगों ने नेशनल कन्वेंशन पे अटैक कर दिया और नेशनल कन्वेंशन ने फिर नेपोलियन को बुलाया टू सेव देम। नेपोलियन आया एंड नेपोलियन ने नेशनल कन्वेंशन को बचा लिया। और इससे क्या हुआ, नेपोलियन की जो पॉपुलैरिटी थी वो बाकी सिविलियंस में और ज्यादा बढ़ गई। तो अब बस एक मीटर पे देखते जाना फ्रॉम सिविलियंस पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे नेपोलियन एक नॉर्मल मिलिट्री पर्सनल से लोगों ने उसको ऑलमोस्ट भगवान बना दिया था अपने दिमाग में। तो जब 1795 में एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर बन गया फ्रांस का, तो डायरेक्टर्स के दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था कि अब फ्रांस को पावरफुल बनाओ, फ्रांस के एनिमीज को हटा के। क्योंकि जब आपके एक्सटर्नल्स सेव्ड होंगे ना, आपके इंटरनल्स तभी ग्रो करेंगे। और दुश्मनों को हराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आनी थी? नेपोलियन। तो 1796 में नेपोलियन को इटली भेजा गया इटली को ही डिफीट करने। और नेपोलियन ने जब इटली को हरा दिया तो इटालियंस ने सेवॉय और नाइस, जो कि इटली की टेरिटरी थी, वो फ्रांस को दे दी। तो अब नेपोलियन सिर्फ हीरो नहीं था, वो फ्रांस की टेरिटरी का एक्सपेंडर भी था। वो एक्सपैंड कर रहा था फ्रांस की टेरिटरी को। और इस वजह से मिलिट्री स्ट्रांग हो रही थी, इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी, लोग ज्यादा सेफ सिक्योर फील कर रहे थे, चीजों की अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही थी, ट्रेड ज्यादा बढ़ रहा था, लोगों की लाइफ ज्यादा अच्छी होने लग गई थी। तो लोगों ने और ज्यादा पसंद करने लग गए। 1797 में नेपोलियन को ऑस्ट्रिया पे कब्जा करने का टास्क दिया गया
और नेपोलियन ने इतना इंसेन काम किया, इफ यू नो थोड़ी बहुत ज्योग्राफी, तो ऑस्ट्रिया एल्प्स माउंटेन से कवर्ड है, बाकी की टेरिटरी ओपन है, लेकिन एक पूरी टेरिटरी, उसकी एक पोर्शन एल्प्स माउंटेन से कवर्ड है। तो जो ऑस्ट्रिया में किंग बैठा है वो ऑब्वियसली ये सोचेगा कि पहाड़ के ऊपर से तो कौन बेवकूफ अटैक करने वाला है। तो अगर मेरे को नेपोलियन से अपने राज को बचाना है, मैं बाकी पूरी बाउंड्री सेव कर लूंगा, पहाड़ पे से कौन आएगा। नेपोलियन को ही पता था कि वो ये सोचेगा, हेंस नेपोलियन ने अपनी पूरी की पूरी आर्मी को एल्प्स के ऊपर भेज दिया और एल्प्स के ऊपर से अटैक किया। और इसी वजह से ऑस्ट्रिया लड़ने से पहले ही सरेंडर कर दिया। ऑस्ट्रिया के किंग ने एक स्टेटमेंट पास करी थी कि नेपोलियन से इंसेन इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, ही इज वन क्रेजी इंडिविजुअल। और ऐसे ही ऑस्ट्रिया ने भी अपनी टेरिटरीज फ्रांस को। तो नेपोलियन की इसी इंक्रीजिंग पावर और पॉपुलैरिटी की वजह से डायरेक्टर्स का गला सूखने लग गया था, और डायरेक्टर्स ने नेपोलियन को एक इम्पॉसिबल टास्क दिया, जिससे वो सिर्फ नेपोलियन को नीचे ही दिखाना चाहते थे, और वो टास्क था कि ब्रिटिशर्स को हरा दो, ग्रेट ब्रिटेन को ही हरा दो। एंड नेपोलियन बीइंग अ स्मार्ट इंडिविजुअल, नेपोलियन ने बोला आई कैन डू दैट बट नॉट राइट नाउ। हम ब्रिटिशर्स को अटैक कर सकते हैं वन बाय वन, और पहला टारगेट होगा इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि वहां से उनका ट्रेड का आना जाना है। तो रेदर देन डायरेक्टली उनसे जाके सर मारने से अच्छा है उनके सोर्सेस रोक दो, वो अपने आप वीक पड़ जाएंगे। तो जब नेपोलियन ने ये प्रपोजल रखा डायरेक्टर्स के सामने, डायरेक्टर्स ने बोला कि भाई तू बस यहां से जा। वो चाहते थे कि नेपोलियन फ्रांस से दूर रहे, ताकि लोगों के अंदर से नेपोलियन का वो भूत उतरे। और 1798 में नेपोलियन का इजिप्शियन कैंपेन शुरू हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि लाइफ साउथ की मूवी जैसी है कि हीरो जाएगा और तोड़ ताड़ के आ जाएगा विदाउट इवन अ सिंगल स्क्रैच ऑन हिज बॉडी। नेपोलियन वहां गया, काफी विक्ट्रीज हुई उसकी, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ विक्ट्रीज ही हुई, लेकिन नेपोलियन को काफी हैवी लॉसेस हो गए इजिप्ट एंड सीरिया में। तो फाइनली इन 1799 नेपोलियन को वापस बुला लिया गया। और 1799 में जब नेपोलियन वापस आ रहा था इजिप्ट से, तो डायरेक्टर्स का जो सीन था फ्रांस में वो ऐसा था कि उन लोगों ने भी वही काम करना शुरू कर दिया जो लुई 16 के टाइम पे हो रहा था। उन लोगों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया, और इस वजह से आपस में यूनिटी नहीं बनी, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी थी। इस वजह से फिर सफर कौन करता है? आम आदमी सफर करता है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाने की वजह से तो जो कंट्रीज जिनसे नेपोलियन जीत हासिल करके आया था, इजिप्ट, सीरिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, इटली, इन सब ने यूनाइट कर लिया अपने आप को, और इन सब ने प्लान किया कि अब फ्रांस को तोड़ते हैं। तो नेपोलियन जब वापस आया, नेपोलियन ने प्रॉब्लम देखी, एंड अगेन बीइंग अ स्मार्ट इंडिविजुअल, नेपोलियन की दो लोगों से बहुत बनी, और उन दो लोगों की हेल्प से नेपोलियन ने एक कूप एस्टेब्लिश किया, जिसको हिस्टोरियंस ने और खुद नेपोलियन ने भी द कॉन्सुलेट बोला। उसमें 3 लोग थे, 2 डायरेक्टर्स और एक खुद नेपोलियन। और क्योंकि अब द कॉन्सुलेट का टाइम था रूल करने का, इस वजह से नेपोलियन पहला मेंबर बना कॉन्सुलेट का। ऑफ कोर्स नेपोलियन ने क्या किया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, और उसके बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हराया इन द बैटल ऑफ मोरेंगो 1800 में, और ब्रिटेन से पीस एस्टेब्लिश कर ली थ्रू द ट्रीटी ऑफ एमीन्स इन 1802। एंड फाइनली इन 1804 नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ किंग ऑफ फ्रांस। अब ये बात सबको पता है कि जैसे यहाँ पे भी रिलीजन डोमिनेट करता था, वैसे ही बाहर चर्च डोमिनेट करते थे। वैसे ही बाहर भी एक रिलीजन डोमिनेट करता था जो था क्रिश्चियनिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, चर्च डोमिनेट करेंगे सोसाइटी को, वो पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करेंगे, वो हर जगह उंगली करेंगे।
तो उनकी भी जो सुप्रीमेसी है, नेपोलियन ने राजा बनते ही चैलेंज कर दिया, और इस वजह से नेपोलियन की पॉपुलैरिटी लोगों में स्काई रॉकेटेड हो गई थी। और इसके पीछे भी एक इवेंट है, जैसे सबको हमने टीवी में देखा है, सीरियल्स एंड मूवीज में, जब कोई भी राजा बन रहा होता है ना, तो उसको थ्रोन पे बिठाते हैं और एक पंडित या क्रिश्चियनिटी में पोप उसके हेड पे क्राउन रखता है उस पर्टिकुलर टेरिटरी का या कंट्री का या नेशन का। ऐसे ही नेपोलियन के साथ भी हो रहा था। तो जो पोप था चर्च का, उसने फ्रांस का क्राउन उठाया और वो नेपोलियन की तरफ जा रहा था। नेपोलियन ने उसे वहीं रोक दिया। एंड आई जस्ट वांट टू कोट नेपोलियन ऑन दिस। नेपोलियन सेड, "When I came back to France from my Egyptian campaign, I found the crown of France in the sewers. I pick it up using my sword. You are no one to declare me as a king. I am the king." And by passing that statement, नेपोलियन ने उस पोप के हाथ से क्राउन लिया and he crowned himself as the emperor of France. मैं ये सोच रहा हूँ, जिन लोगों ने भी ये पूरा का पूरा डायलॉग विटनेस किया होगा, ये कितना गूज बम्प मूवमेंट है और ये कितना पावरफुल मूवमेंट है कि उस आदमी ने राजा बनते ही जो सबसे पावरफुल फोर्स थी उसको चैलेंज कर दिया। और अब वो एज स्टार्ट होती है जिसमें नेपोलियन का राज चला। एंड नेपोलियन फेमस अपने वॉरफेयर की वजह से नहीं था, अपने रिफॉर्म्स की वजह से था। नेपोलियन वॉज अ ग्रेट किंग, ग्रेट किंग। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं रिफॉर्म्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड ना करते हुए, जिस वजह से नेपोलियन को हम आज भी याद करते हैं और हिस्ट्री उसको कभी मार नहीं पाएगी। उन रीजंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। टिल देन, पीस।